अगर आप दूध के पदार्थों का सेवन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दूध, वही दूध जो आपके घर आता है, वो असल में बीफ खाने से भी बुरा है। कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं, सरकारी दस्तावेजों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े, दूध के व्यापारियों से बातचीत, आज तक भारत में गौहत्या पूरी तरह बैन ना होने का कारण और भी बहुत कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, तो प्लीज़ इसे खुले दिमाग के साथ पूरा देखिएगा और आपको सब समझ आ जाएगा। दूध के धंधे की शुरुआत होती है व्यापारियों द्वारा जानवरों को खरीदे जाने से। अपने को एक नई भैंस हो या फिर गाय कितने की आती है? भैंस कम से कम मान लो 50,000 से का कमाए। कितने साल की रहती है? कितने साल की आती है? वो आती है जो तो 3 साल 4 साल। गाय आती है 5,000 से 10,000 तक। गाय सस्ती है इतनी? गाय सस्ती। उसके बाद उसे हर साल प्रेग्नेंट किया जाता है। अब बछड़ा हुआ है तो या तो वो नर होगा या मादा। भैंस को अगर भैंस हो गई बछड़ा तो वो आगे जाके दूध देने लग गई, पर अगर उसको नर बछड़ा पैदा हो गया उसका क्या करते हैं? वो बेच दिया जाता है ये कसाई को। वो उसको हटाना पड़ता है। उसको किसको? उसको तो कसाई खाने। हाँ, वो तो हटाने पड़ता है। पड़ा इसका जो होता है ना, उसको हटाना पड़ता है। पड़वा व्यापारी लोग आते हैं, वो खरीद ले जाते हैं। ये कसाई लोग। हाँ, वो काटने वाले ले जाते हैं। अब उसके लिए क्या है कि अभी तो मान लो ऐसा समय चल रहा है कि अब तो हाँ वो खेती किसानी में यूज नहीं हो रहे, ट्रैक्टर वगैरह आ गए। नहीं पहले तो मान लो खेती किसानी में यूज हो जाते थे। अब तो उनका बस एक ही ऑप्शन है कि बस कसाई के पास भेज दें। कितने में जाता है? बेच जाता है 15,000। जैसे सेवा कर दो, मान लो 3 साल का हो गया तो 25,000 का है, 30,000 का है। बड़ा हो जाता है तो और हाँ, ज़्यादा। साल खाण का जैसे भाई बंधे हैं जैसे तो 4-5,000 की हैं। मतलब चूंकि नर बछड़े डेयरी उद्योग के किसी काम के नहीं, इसलिए उन्हें कसाई खाने कटने के लिए बेच दिया जाता है। इसी तरह वो भैंस कुछ साल तो बच्चे पैदा करेगी, लेकिन उसके बाद उसे बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे। भैंस मतलब कब तक दूध देती रहती? 3 साल से शुरू करके कम से कम 5-6 देंगे, 6-7 देंगे तो बेच जाते हैं। अच्छा, मतलब 10-12 साल देती है। हाँ। और फिर भैंस जैसे बूढ़ी हो जाती है और वो बच्चे पैदा नहीं करती, तो उसके बाद भी वो 7-8 साल 10 साल तक जिंदा और रहती है क्या? हाँ, क्यों नहीं तो रहती? फिर उसमें उसको बेच देते होंगे। हाँ, बेच देते हैं। बूढ़ी हो जाती है जब वो बच्चे पैदा करना बंद कर हाँ, तो उसका भी वही ऑप्शन है। वही कसाई के दूध देना बंद कर। हाँ, तो वो ले जाते हैं। वही कसाई हाँ। वो कितने में जाती है फिर? वो अभी बेची हमने, जैसे मान ले कसाई की बेची है 25,000 की बेची। कब? अभी जाते मुझे 1 महीने हुए। वो चली जाती है 20,000 25,000 में चली जाती है। 50,000 की चीज़ है तो 25,000 में ले जाएंगे फिर। यानी दूध का धंधा काम कैसे करता है? सबसे पहले एक जानवर को खरीदा जाता है, उसके बाद उसे हर साल गर्भवती किया जाता है ताकि उसका दूध निकाल कर बेचा जा सके। इनमें पैदा होने वाले मादा बछड़ों को दूसरे दूध के व्यापारियों को बेच दिया जाता है और नर बछड़ों को कसाई को बेच दिया जाता है। कुछ सालों बाद जिस जानवर को खरीदा था उसे भी बूढ़ा होने पर आधे दाम में कसाई को बेच दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि दूध पीना बीफ खाने से भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि बीफ उद्योग का एकमात्र कारण दूध उद्योग है। भारत में जितना भी बीफ पैदा किया जा रहा है, जितना भी खाया जा रहा है, जहाँ पर भी बिक रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ दूध उद्योग के कारण है। ये सारा मांस उन बूढ़ी गाय भैंसों और नर बछड़ों का है जो एक समय पर उनके मांस के लिए नहीं बल्कि उनके दूध के लिए पैदा किए गए थे। ये कहकर मैं बीफ खाने वालों का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि आज की तारीख में बीफ खाने वालों को बीफ परोसने का काम दूध पीने वाले लोग ही कर रहे हैं। सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी यही कहते हैं। भारत में कैटल को मुख्य रूप से दूध के लिए और सेकेंडरी यानी गौण रूप से मांस के लिए रखा जाता है। बूढ़े जानवरों और नर बछड़ों को मांस के लिए मार दिया जाता है। इसके अलावा भारत बीफ एक्सपोर्ट करने में पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है। इसे हम चौथे के बजाय दूसरे नंबर पर भी कह सकते हैं, क्योंकि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के देशों का बीफ एक्सपोर्ट लगभग बराबर है। हम 14 लाख टन बीफ हर साल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। इतना सारा बीफ गाय भैंसों को चुरा कर तो नहीं मिल सकता। जैसा हमने अभी डॉक्यूमेंट देखा, सरकारें जानती हैं कि दूध उद्योग में उपयोग किए जाने वाले जानवरों को बूढ़ा होने पर मांस के लिए बेच दिया जाता है, और इसलिए भारत से भैंस का मांस एक्सपोर्ट करना तो लीगल भी है। इससे साफ होता है कि हमारे देश में बीफ का उद्योग केवल और केवल दूध के उद्योग के कारण चल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ 1-2 बुरे लोग ही ये काम कर रहे हैं, सभी जगहों पर ऐसा हो रहा है। और ये पता लगाने के लिए आपको मेरी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास या पहचान वाला कोई भी दूध का व्यापारी हो जिसके यहाँ पर गाय भैंसें होती हो, आप उससे केवल 3 सवाल पूछिए। पहला, वो कितने साल से ये काम कर रहा है? मान लीजिए 10 साल से कर रहा है। दूसरा, उन्होंने जब काम शुरू किया था तब उनके पास कितने जानवर थे? मान लीजिए 10 ही जानवर थे। तीसरा, आज उनके पास कितने जानवर हैं? गणित किया जाए तो उन 10 जानवरों को 10 बार प्रेग्नेंट करने से उनके पास 100 जानवर होना चाहिए थे, जिनमें 50 नर और 50 मादाएं होना चाहिए। हो सकता है उन्होंने मादा बछड़ों को दूसरे व्यापारियों को बेच दिया हो, पर फिर भी क्या उनके पास 50 नर बछड़े और 10 बूढ़ी भैंसें हैं? नहीं,
आपको जवाब मिलेगा कि उनके पास 10, 15, 20 जवान भैंसें दूध देती हुई, और मुश्किल से 1-2 नर बछड़े मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ तब जब उनका या तो खेती में या भैंसों को प्रेग्नेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। अगर आप खुद भी अपने घर पर गाय या भैंस पालते हैं तो 10 साल बाद इतने सारे जानवरों का क्या करते हैं? आप खुद सोचिए कि आए दिन हमें खबर मिलती रहती है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में गायों को गैर कानूनी रूप से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, पर ये गायें उन ट्रक्स में पहुंचती कैसे हैं? इन सभी गायों का जन्म हुआ तो किसी दूध व्यापारी के तबेले में ही था, तो ये वहाँ से इन ट्रक्स में आई कैसे? हर दूसरे दिन इतनी गायें चोरी की तो नहीं हो सकती। सच ये है कि जो व्यापारी आपको उन गाय या भैंसों का दूध ला कर देते हैं, वही लोग बूढ़े होने पर इन्हें कसाई को बेच देते हैं, और जो कुछ जानवर सड़क से उठाए जाते हैं उन्हें भी सड़क पर छोड़ा दूध वालों नहीं होता है। इस सब से क्या समझ आता है कि बड़े स्तर पर दूध का धंधा, पूरे भारत में दूध का धंधा बिना बूढ़े जानवरों और नर बछड़ों को मारे हो ही नहीं सकता। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसके कारण पूरे भारत में दूध की बाढ़ आ गई और हम पूरी दुनिया में दूध के सबसे बड़े उत्पादक बन गए, उस श्वेत क्रांति के पिता वर्गीस कुरियन ये बात कह रहे हैं। वर्गीस कुरियन वो व्यक्ति है जिन्हें भारत का मिल्कमैन कहा जाता है। इन्हीं के कारण आज भारत में डेयरी प्रोडक्ट्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है, और इन्हीं के कारण डेयरी बिजनेस में इतने ज़्यादा लोग आज हैं। जब 1966 में गौहत्या के खिलाफ साधुओं ने प्रदर्शन किया था, तो एक कमेटी बैठाई गई जिसमें RSS के चीफ MS गोलवालकर, पुरी के शंकराचार्य और वर्गीस कुरियन भी शामिल थे। इस बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा आई टू हैड अ ड्रीम में लिखा है, मेरा काम था गौहत्या पर किसी भी प्रकार का बैन लगने से रोकना। दूध उद्योग में हमारे लिए जरूरी था कि हम अस्वस्थ गायों को निकालते रहें ताकि उपलब्ध संसाधनों का स्वस्थ और काम की गायों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। मैं इतने तक के लिए राजी था कि कोई भी उपयोगी गाय नहीं मरनी चाहिए। इसी बिंदु पर शंकराचार्य और मैं हर बार अटक जाते और जमकर विवाद करते थे। मैंने उनसे लगातार पूछा, महाराज, क्या आप सभी बेकार गायों को लेकर उनका तब तक ख्याल रखोगे और उन्हें खिलाओगे जब तक वो मर नहीं जाते? आप जानते हैं ऐसे नहीं चल सकता। उनके पास मेरे इस सवाल का कभी कोई जवाब नहीं था। तो जब आप सोच रहे होते कि अरे भारत में तो श्री कृष्ण के ज़माने से परंपरा रही है दूध दही माखन खाने की, और इसलिए हमें आज भी खाना चाहिए, तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि आप दूध का सपोर्ट करके भारत की परंपरा या सनातन धर्म का संरक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जब आप आज की तारीख में दूध का समर्थन करते हैं तो आप श्री कृष्ण के साथ नहीं, आप वर्गीस कुरियन के साथ खड़े हैं और उस दूध की व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं जो हर साल 3.5 करोड़ जानवरों को मार देती है। फिर से कह दूं, आज की तारीख में दूध के साथ खड़े होने का मतलब श्री कृष्ण या वैदिक संस्कृति के साथ नहीं, वर्गीस कुरियन के गाय और भैंसों की हत्या करने वाली व्यवस्था के साथ खड़े होना है। आज के दूध उद्योग का श्री कृष्ण या वैदिक परंपरा या भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। तो इस सब का सोल्यूशन क्या है? बीफ एक्सपोर्ट बैन करने से यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर बीफ एक्सपोर्ट बैन हो भी गया तो भी डेयरी उद्योग से जो नर बछड़े और बूढ़ी गाय भैंसे निकल रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? अभी हमने वर्गीस कुरियन का बयान देखा कि बीफ का धंधा अगर पूरी तरह से बंद हो गया तो दूध का धंधा भी बंद हो जाएगा, और अगर दूध के धंधे को चलाते रहना तो बीफ के धंधे को चलाते रहना होगा। इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि दूध के सभी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए। जिस प्रकार मांस खाने पर हम मासूम जानवरों पर होने वाले अत्याचार का समर्थन करते हैं, ठीक उसी प्रकार आज की तारीख में दूध पीकर हम गाय भैंसों के कटने का समर्थन कर रहे हैं। जैसा हमने देखा, बिना दूध उद्योग को रोके बीफ के उद्योग को रोकने का कोई उपाय नहीं है। अब इससे पहले आप कहें कि अरे अगर दूध पीना छोड़ दिया तो हालात और बिगड़ जाएंगे, गायें सड़क पर आ जाएंगी, कसाई खाने चली जाएंगी, इतने सारे जानवरों का ध्यान कौन रखेगा? या आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि हालात जितने बुरे से बुरे हो सकते हैं वो अभी ही हैं। रोज़ 1 लाख जानवर मारे जा रहे हैं जो एक समय पे दूध के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इससे बुरा और क्या हो सकता है? और ये सब कुछ हो रहा है केवल और केवल दूध उद्योग के कारण। तो आपके मन में जो भी आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि हमारे दूध पीना छोड़ देने पर ऐसा होगा, उसे सही मान लेने से पहले आप खुद से ये सवाल पूछिए कि हमारे दूध पीते रहने पर क्या होगा। इसका जवाब है कि रोज 1 लाख जानवर मरते रहेंगे। तो कुल मिलाकर इस वीडियो का सार यह है कि भारत में बीफ का उद्योग केवल और केवल दूध के उद्योग के कारण चल रहा है, और आज की तारीख में दूध के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके हम ना सिर्फ गाय भैंसों के कटने का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि जो जीवन भर उन पर क्रूरता होती है उसका भी समर्थन कर रहे हैं। जैसे उन्हें ज़बरदस्ती बांध कर रखना, उन्हें हर साल ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करना, माँ और बछड़े को अलग अलग रखना, और भी बहुत सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आया होगा कि कैसे दूध उद्योग मांस और अंडे के उद्योग की तरह क्रूरता से भरा हुआ है, और आज की तारीख में गाय भैंसों को इस क्रूरता से बचाने के लिए सही यही होगा कि हम दूध के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच्चाई पहुँच सके।